आज के इस दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसा सफ़र तय करने वाले हैं जो हमारे ही दिमाग के कुछ अजीबोगरीब बायोलॉजिकल ग्लिच यानी जैविक खामियों से शुरू होता है और हमें सीधे ब्रह्मांड के उस सुन कर देने वाले सन्नाटे तक ले जाता है जो आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे विचार, हमारी पहचान और हमारा इतिहास सब कुछ पूरी तरह से हमारे ही कंट्रोल में है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम जाने अनजाने बस एक पुराने छिपे हुए सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं? रात का गहरा सन्नाटा हो और अचानक दालान से फर्श की लकड़ी के चरमराने की आवाज आ जाए। दिल धक से रह जाता है ना। दिमाग तुरंत कहता है, अरे कोई भूत है क्या, या कोई चोर घर में घुस आया है। मतलब ये सोचने के बजाय कि लकड़ी मौसम की वजह से फैल या सिकुड़ रही होगी, दिमाग सीधे सबसे डरावने नतीजे पर क्यों पहुंचता है? असल में ये कोई पागलपन नहीं है, ये इंसानों के अंदर छिपा एक बहुत ही एडवांस्ड सर्वाइवल ग्लिच है। एक बायोलॉजिकल सिस्टम जो हजारों सालों से हमें जिंदा रखने का काम कर रहा है। सच तो ये है कि जिसे हम अपना स्वभाव या पर्सनालिटी कहते हैं, वो ज़्यादातर एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है। इस एक तरह का आइडेंटिटी ओएस या हमारी पहचान का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। इंसान के दिमाग को हर नई सिचुएशन में शुरू से सोचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो शॉर्टकट के लिए दिमाग हमारी आदतों, डरों और हमारे ईगो को एक मास्टर लूप में बांध देता है। ये आइडेंटिटी ओएस हमें एक ऑटो पायलट मोड पर रखता है ताकि इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारी दिमागी ऊर्जा बची रहे और हम पूरी तरह से थक कर क्रैश ना हो जाएं। पहला हिस्सा, दिमाग का सिमुलेशन मैट्रिक्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग कोई कैमरा नहीं है जो दुनिया की वैसी ही निष्पक्ष फोटो खींचे जैसी वो है, बल्कि ये एक प्रेडिक्टिव सिमुलेटर की तरह काम करता है जो लगातार भविष्यवाणियां करता रहता है। लाखों साल पहले के समय की कल्पना कीजिए। हमारे पूर्वज लंबी घास के मैदानों में हैं और अचानक घास हिलने लगती है। उनके पास दो ऑप्शन थे, स्लो थिंकिंग, जहां वो रुककर हवा की स्पीड और शेर के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते और शायद शेर का डिनर बन जाते, या फिर फास्ट थिंकिंग, तुरंत खतरा मानकर वहां से भाग खड़े होना। एवोल्यूशन ने इसी फास्ट थिंकिंग को चुना। विज्ञान की भाषा में इसे टाइप 1 एरर कहते हैं, मतलब बिना खतरे के भी खतरा मान लेना। हम उन्हीं पैरानॉइड यानी शक्की पूर्वजों की संतानें हैं, जिनका दिमाग उन्हें हर परछाई में भूत दिखाता था, बस उन्हें जिंदा रखने के लिए। हैरानी की बात तो ये है कि इंसान का दिमाग रैंडमनेस या अप्रत्याशित चीज़ों का सामना करने से इतना डरता है कि वो एक अनदेखी शक्ति या भूत की कल्पना करना ज्यादा पसंद करता है। इसे द कंट्रोल पैराडॉक्स कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में जब लोगों को सिर्फ टीवी के स्टैटिक जैसे बेतरतीब काले सफ़ेद बिंदु दिखाए गए, तो जिन्हें पहले असहाय या लाचार महसूस कराया गया था, उन्हें उन बिंदुओं में चेहरे दिखने लगे, जबकि जो लोग कॉन्फिडेंट थे उन्हें सिर्फ बिंदु ही दिखे। इसीलिए तो दुनिया के टॉप एथलीट्स भी अजीबोगरीब अंधविश्वास मानते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अनिश्चितता की एंग्जाइटी को कम करने और अपना फोकस वापस लाने का एक असरदार दिमागी हैक है। और ये आइडेंटिटी ओएस हमारी सोच पर कितनी मजबूती से हावी है, ये हॉलो फेस मास्क एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल साफ हो जाता है। जब कोई इंसान अंदर की ओर मुड़ा हुआ एक खोखला मुखौटा देखता है, तो दिमाग हकीकत को ही बदल देता है। वो उसे बाहर की तरफ उभरा हुआ एक नॉर्मल चेहरा दिखाता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक अजीब चीज़ के लिए अपनी जीवन भर की जानी पहचानी प्रिडिक्शंस को अपडेट ही नहीं करना चाहता। लॉ स्कूल की एक स्टडी में तो गजब ही हो गया। मैथ्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी बेसिक कैलकुलेशन में गलतियां कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सवालों से उनके पॉलिटिकल आइडेंटिटी ओएस को खतरा महसूस हो रहा था। दिमाग सच नहीं खोज रहा था, वो बस अपने सिस्टम को बचा रहा था। दूसरा हिस्सा, इतिहास के अनदेखे पहलू। अब इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम से थोड़ा जूम आउट करते हैं। जब पूरी की पूरी मानव सभ्यता इस कठोर आइडेंटिटी ओएस के साथ चलती है, तो इतिहास को समझने में एक बहुत बड़ा टेक गैप आ जाता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक लीनियर कहानी डाली गई है कि इंसान का विकास बैलगाड़ी जैसी आदिम चीज़ों से शुरू होकर धीरे धीरे आज की मॉडर्न दुनिया तक एक सीधी रेखा में पहुंचा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डेटा कुछ और ही कहता है। 2018 में दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर सिनौली में लगभग 3000 ईसा पूर्व के एडवांस्ड वॉर चैरियट्स यानी युद्ध के रथ मिले। ये कोई साधारण बैलगाड़ियां नहीं थी, बल्कि तेज रफ्तार से चलने वाले युद्ध वाहन थे, जिनकी इंजीनियरिंग उस जमाने के हिसाब से बहुत ही कमाल की थी। यह सबूत हमारी उस रटी रटाई कहानी से बिल्कुल मैच नहीं खाता। अक्सर हमारे दिमाग के ये प्रोग्राम्ड लूप्स इन पुरानी बातों को बस परियों की कहानी मानकर रिजेक्ट कर देते हैं। महाभारत को ही ले लीजिए, इसे अक्सर केवल एक महाकाव्य माना जाता है,
लेकिन इसके लेखकों ने इसे इतिहास कहा था, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है जो वास्तव में घटित हुआ है। गुजरात के तट पर समंदर में डूबी द्वारका नगरी का लेआउट और दीवारें उन प्राचीन ग्रंथों से बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ठीक इसी तरह बरनावा में मिली प्राचीन सुरंगें लाक्षागृह के एस्केप रूट्स के विवरण से हूबहू जुड़ती हैं। फिर भी हमारा आइडेंटिटी ओएस इन ठोस भौतिक साक्ष्यों को मानने से हिचकिचाता है। इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि प्राचीन काल के लोगों का मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमसे अलग था। सोचिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कलयुग की शुरुआत की कैलकुलेशन 3102 ईसा पूर्व की थी। इसके लिए ब्रह्मांड और समय की कितनी गहरी और एडवांस्ड समझ चाहिए। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने बाहरी मशीनों से प्रकृति को जीतने के बजाय उसके साथ सिंक होने की एक अडैप्टिव इंटेलिजेंस डेवलप की हो। उन्होंने पूरी तरह से विकेंद्रीकरण और कल्चरल रेजिलियंस पर फोकस किया। यही वजह है कि हजारों साल के आक्रमणों के बावजूद भारत की मूल सांस्कृतिक पहचान का कभी भी पूरी तरह से सिस्टम रीसेट नहीं हो पाया। तीसरा हिस्सा, द कॉस्मिक ग्रेट फिल्टर। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करके इसे ब्रह्मांड के लेवल पर देखते हैं। क्या होता है जब कोई सभ्यता अपने इस बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ओएस को बिना किसी लगाम के अंतरिक्ष तक फैलने देती है? 1950 के दशक में न्यूयॉर्क शहर का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ। शहर से अचानक कचरे के डिब्बे गायब होने लगे। लोगों ने मजाक उड़ाया कि पक्का एलियंस इन्हें चुरा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी एक दिन लंच कर रहे थे और उन्होंने अचानक एक बहुत ही सीरियस और परेशान करने वाला सवाल दाग दिया। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हर कोई है कहाँ? इस सवाल की गहराई को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 8 सेक्सटिलियन, यानी 8 के पीछे 22 शून्य। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। इसमें लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं, जिनमें कुल मिलाकर इतने सारे तारे मौजूद हैं। नासा के डेटा के मुताबिक हर 5 में से कम एक तारे के पास गोल्डीलॉक्स जोन में एक ग्रह है जहां जीवन पनप सकता है। हमारी पृथ्वी पर एक सेल से लेकर एटम बम तक का सफर 3.5 अरब सालों में तय हुआ। कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये समय कुछ भी नहीं है। अगर किसी दूसरे ग्रह पर हमसे सिर्फ 30 करोड़ साल पहले भी जीवन शुरू हुआ होता तो आज वो इतने एडवांस्ड होते कि हम उनकी बुद्धिमत्ता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर ये सन्नाटा क्यों? कोई सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? कोई संपर्क क्यों नहीं कर रहा? विज्ञान की दुनिया में इसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। ये वो थ्योरी है जो कहती है कि हर बुद्धिमान सभ्यता एक ऐसी अदृश्य दीवार से टकराती है जिसे वो पार नहीं कर पाती। सोचिए, जब एक अनियंत्रित आइडेंटिटी ओएस के हाथ में बेतहाशा तकनीकी ताकत आ जाए तो क्या होगा? आज हमारे पास हिरोशिमा से 350 गुना ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब है, पलक झपकते ही पूरी दुनिया खत्म करने वाले बायोलॉजिकल हथियार हैं और एआई के अनजाने खतरे भी। हो सकता है कि अपने अहंकार के कारण सभ्यताएं खुद का ही फैक्ट्री रीसेट बटन दबा देती हों और ब्रह्मांड एक कब्रिस्तान बन जाता हो। या फिर एक लेबोरेटरी हाइपोथेसिस भी है, क्या पता कोई बेहद एडवांस्ड सभ्यता हमें एक गैलेक्टिक चिड़ियाघर की तरह बस दूर से ऑब्जर्व कर रही हो। चौथा और आखिरी हिस्सा, लेवल 5 पर अपग्रेड करना। अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस ब्रह्मांड के इस डरावने सन्नाटे में आखिरी बचे हुए लोग न बने, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से क्या करना होगा? इस विनाशकारी लूप को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण 1983 में मिलता है। सोवियत अफसर स्टैनिस्लाव पेट्रोव की स्क्रीन पर अचानक अलर्ट आया कि 5 अमेरिकी परमाणु मिसाइल उनकी तरफ आ रही हैं। प्रोटोकॉल कहता था कि बिना सोचे तुरंत जवाबी परमाणु हमला कर दो, लेकिन उस एक बेहद नाजुक पल में पेट्रोव ने अपने ऑटो पायलट सिस्टम को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक कदम पीछे लिया, लॉजिक लगाया और समझ गए कि इस सिस्टम की कोई बड़ी तकनीकी गलती है। उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करके सचमुच पूरी दुनिया को एक विनाशकारी रीसेट से बचा लिया। इसी एबिलिटी को मेटाकॉग्निटिव या लेवल 5 इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि हम भी अपने अंदर के इस आइडेंटिटी ओएस को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए एक 3 स्टेप फीडबैक लूप है। पहला, साइको माइंडसेट। इसका मतलब है कि अपनी मान्यताओं को पत्थर की लकीर मानने के बजाय उन्हें एक टेस्ट करने योग्य थ्योरी की तरह देखना। दूसरा, अपना एनवायरनमेंट चुनना। हमें खुद को ऐसे लोगों के बीच रखना चाहिए जो नई चीजें सीखने और लगातार ग्रोथ करने को बहुत नॉर्मल मानते हों। और तीसरा, रिपीटेड बिहेवियर। विज्ञान कहता है कि हम हर दिन जो काम बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसी के हिसाब से अपने न्यूरल नेटवर्क को फिर से जोड़ लेता है
और धीरे धीरे हमारी पहचान ही अपग्रेड हो जाती है। आज की इस गहरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही शानदार और रहस्यमयी चौराहे पर खड़े हैं। क्या हम केवल किसी विशाल ब्रह्मांडीय लेबोरेटरी के टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, या फिर हम इस अनंत अकेले ब्रह्मांड में असीम संभावनाओं वाले पहले अन्वेषक हैं? जब वास्तविकता खुद हर पल बदल रही है, तो हमारी पहचान और हमारे विचार बस एक ही जगह क्यों अटके रहें? सच तो ये है कि सबसे बुद्धिमान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो अपने आइडेंटिटी ओएस को सबसे तेजी से अपडेट करना जानता है। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि आज हम अपने अंदर के पुराने सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा हमेशा के लिए अनइंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं।